खेझाकेनो की आखिरी रोशनी। अ रियल लाइफ स्टाइल हॉरर स्टोरी फ्रॉम नागालैंड, हिंदी वर्जन। नागालैंड की पहाड़ियां कभी नहीं सोती, वे सुनती हैं। जब 2014 में मेरी पोस्टिंग फेक जिले में जूनियर सर्वेयर के रूप में हुई, तब मुझे पहाड़ सिर्फ पहाड़ लगते थे। हरे रंग की परतें, कोहरे में लिपटी हुई, बांसों के जंगलों से आती सरसराहट और पहाड़ियों की चोटियों पर टिके छोटे छोटे गांव, जैसे पक्षियों के घोंसले। मुझे दीमापुर से भेजा गया था, नक्शे, मापने के औजार और सरकारी आदेश के साथ, खेझाकेनो गांव के पास जमीन की सीमाएं नापने के लिए। पहले ही दिन स्थानीय ड्राइवर ने चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलना। उसने पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी मोड़ते हुए कहा। क्यों? मैंने हल्की हंसी के साथ पूछा। क्योंकि इन पहाड़ियों में जो खो जाता है, पहाड़ उसे लौटाते जरूर हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे इंसान चाहता है। तब मुझे यह मजाक लगा, बाद में नहीं लगा। वह गांव जो अंधेरा होते ही दरवाजे बंद कर लेता था। खेझाकेनो मेरी कल्पना से छोटा था, मुश्किल से 30 घर, सब लकड़ी के बने, टीन की छतें, बारिश से काले पड़े हुए। गांव के सबसे ऊंचे हिस्से पर एक सफेद चर्च था, जिसकी घंटी की रस्सी घिस चुकी थी। बच्चे दरवाजों की ओट से मुझे घूर रहे थे। किसी की आंखों में उत्सुकता नहीं थी, सिर्फ सावधानी और डर। गांव के मुखिया जाकू ने मुझे अपने घर में एक कमरा दिया, साफ सुथरा, पतला सा गद्दा और जंगल की ओर खुलती खिड़की। सूरज डूबने से पहले खाना खा लेना, उसने कहा। और उसके बाद सिर्फ दुआ करना। उस रात ठीक 6:17 बजे कुछ अजीब हुआ। पूरा गांव एक साथ बंद हो गया। एक एक करके नहीं, एक ही पल में। कुंडियां खटकी, लकड़ी के दरवाजे चरमराए, यहां तक कि चर्च का दरवाजा भी भीतर से बंद कर दिया गया। इतनी गहरी खामोशी छा गई कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी कदमों की तरह सुनाई देने लगी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। जंगल पहले ही अंधेरे में डूब चुका था, जबकि आसमान में अभी हल्की सी नारंगी रोशनी बाकी थी। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। एक दिया, एक अकेली लालटेन, जो गांव की ओर चढ़ते संकरे रास्ते पर कांपती हुई रोशनी दे रही थी। कोई जंगल से ऊपर आ रहा था। टूटी हुई गर्दन वाली औरत। लालटेन बहुत धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे उसे उठाने वाला कोई लंगड़ा कर चल रहा हो। मुझे लगा कोई ग्रामीण देर से लौट रहा होगा। मैंने दरवाजा खोलना चाहा। जाकू का हाथ अचानक मेरे बाजू पर कस गया। नहीं, वह फुसफुसाया। बाहर कोई है। वह कोई नहीं है, उसकी आवाज कांप रही थी। इसीलिए हम दरवाजे बंद करते हैं। हम खिड़की से देखते रहे। वह आकृति गांव के बीच खुले मैदान में आकर रुक गई। लालटेन की कमजोर रोशनी में मैंने एक औरत को देखा, पुरानी शॉल ओढ़े, बाल चेहरे पर गिरे हुए। उसने सिर उठाया। उसकी गर्दन असंभव कोण पर मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसका सिर जबरदस्ती पीछे घुमा दिया हो। उसका चेहरा पीछे की ओर था, और फिर भी उसकी आंखें सीधे हमारी खिड़की की ओर देख रही थी। वह मुस्कुराई। दरवाजा खोल दो, उसने कहा। आवाज नरम थी, जानी पहचानी। वह मेरी माँ की आवाज थी। जाकू ने मुझे खिड़की से खींचकर नीचे बैठा दिया। मत सुनना, उसने कहा। यह तुम्हारी यादों से तुम्हारी आवाजें सीख लेती है। 1997 में पहाड़ियों ने क्या छीन लिया? उस रात कोई नहीं सोया। सुबह गांव फिर खुला। मैदान खाली था, कोई पदचिह्न नहीं। बस वहां जमीन ठंडी थी जहां लालटेन रखी गई थी।
आसपास की घास धूसर और मुरझाई हुई थी। जाको ने आखिरकार कहानी बताई। 1997 में मेसोवी नाम की एक औरत अपने खेत से लौटते हुए गायब हो गई थी। 3 दिन बाद उसका शव जंगल की खाई में मिला। उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी, जैसे मरने से पहले उसे किसी चीज की ओर देखने पर मजबूर किया गया हो। उसे चर्च के पास दफनाया गया। 3 रात बाद वह लौट आई। अपने घर नहीं, जंगल के किनारे। तब से जो भी गांव से अकेला बहुत दूर निकलता, उसे वापसी के रास्ते पर वह औरत लालटेन लेकर मिलती। जो उसकी रोशनी के पीछे गया, वह कभी नहीं लौटा। गांव वाले उसे कहते थे, जो घर पहुंचा दे। पर पहाड़ियों में घर पहुंचना मतलब मिट्टी में मिल जाना। वह लड़का जो रोशनी के पीछे चला गया। मेरे सर्वे के दूसरे दिन एक लड़का गायब हो गया। उसका नाम अटोका था, 12 साल का। लकड़ी इकट्ठा करने गया था, सूरज ढलने से पहले लौटना था। रात को लालटेन फिर दिखाई दी। इस बार वह अटोका के घर के पास आकर रुकी। औरत ने उसकी माँ की आवाज में कहा, मैं थक गई हूँ, अटोका, आकर मेरी टोकरी उठा ले। अटोका की माँ चीखते हुए बाहर दौड़ पड़ी। 4 आदमियों ने उसे पकड़कर रोका। वह जमीन पर गिरकर रोने लगी। सुबह अटोका के पैरों के निशान जंगल की ओर जाते मिले। वापस आने वाले निशान सिर्फ एक थे। मैं तब तक नहीं माना जब तक उसने मेरा नाम नहीं लिया। मैंने खुद को समझाया, यह सामूहिक डर है। पुराने जख्मों से पैदा हुई कहानियां। 5वीं रात मैं जागता रहा। 6:17 बजे दरवाजे बंद हुए। लालटेन दिखाई दी। इस बार वह मेरी खिड़की के नीचे आकर रुकी। औरत ने अपनी मुड़ी हुई गर्दन उठाई और कहा, बाहर आ जाओ, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे हैं। मेरे पिता तब गुजरे थे जब मैं 10 साल का था। मैं अनजाने में खड़ा हो गया। मेरा हाथ कुंडी तक पहुंच गया। तभी भीतर से दरवाजे पर जोर से कुछ टकराया। जाको ने अपने शरीर से मुझे ढक लिया। मत खोलना, वह रोते हुए बोला। अगर तुमने सुना तो यह तुम्हारा रूप ले लेगी। औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर वह घर के चारों ओर घूमने लगी। धीरे धीरे अटोका की माँ चीखते हुए बाहर दौड़ पड़ी। 4 आदमियों ने उसे पकड़कर रोका। वह जमीन पर गिरकर रोने लगी। सुबह अटोका के पैरों के निशान जंगल की ओर जाते मिले। वापस आने वाले निशान सिर्फ एक थे। मैं तब तक नहीं माना जब तक उसने मेरा नाम नहीं लिया। मैंने खुद को समझाया, यह सामूहिक डर है। पुराने जख्मों से पैदा हुई कहानियां। 5वीं रात मैं जागता रहा। 6:17 बजे दरवाजे बंद हुए। लालटेन दिखाई दी। इस बार वह मेरी खिड़की के नीचे आकर रुकी। औरत ने अपनी मुड़ी हुई गर्दन उठाई और कहा, बाहर आ जाओ, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे हैं। मेरे पिता तब गुजरे थे जब मैं 10 साल का था। मैं अनजाने में खड़ा हो गया। मेरा हाथ कुंडी तक पहुंच गया। तभी भीतर से दरवाजे पर जोर से कुछ टकराया। जाको ने अपने शरीर से मुझे ढक लिया। मत खोलना, वह रोते हुए बोला। अगर तुमने सुना तो यह तुम्हारा रूप ले लेगी। औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर वह घर के चारों ओर घूमने लगी। धीरे धीरे उसकी लालटेन की रोशनी दीवारों पर, खिड़की पर, दरवाजे की दरार पर पड़ती रही। उसके कदमों के साथ मुझे अपने पीछे कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पर वहां कोई नहीं था। वह नक्शा जो मुझे खाई की ओर ले गया। अगली सुबह मैंने सामान बांध लिया। ड्राइवर वापस आने को तैयार नहीं था।
गांव वाले सूरज निकलने से पहले मुझे जाने नहीं दे रहे थे। जैसे ही भोर हुई, मैं अकेला ही मुख्य रास्ते से नीचे उतरने लगा। थोड़ी दूर जाकर मुझे महसूस हुआ, रास्ता लंबा हो गया था। पेड़ ज्यादा पास आ गए थे। हवा ठंडी हो गई थी। मैंने नक्शा निकाला। निशान जमीन से मेल नहीं खा रहे थे। रास्ता घूमकर सीधे जंगल की खाई की ओर मुड़ रहा था, वही जगह जहां मैसोवी मरी थी। तभी मैंने लालटेन देखी। मोड़ पर मेरा इंतजार करती हुई औरत पीठ करके खड़ी थी। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी ताकि उसका चेहरा मुझे देख सके। गलत रास्ता, उसने धीरे से कहा। यह छोटा रास्ता है घर जाने का। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। जंगल खामोश था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रास्ता गायब था। सिर्फ पेड़। पहाड़ियों ने मुझे कैसे छोड़ दिया। मुझे याद नहीं मैं कितनी देर चला। मुझे याद है मेरे पिता की आवाज मुझे जल्दी चलने को कह रही थी। मुझे याद है पेड़ों के बीच अपना बचपन का घर दिख रहा था। मुझे याद है मैं आगे बढ़ा। फिर मुझे तेज दर्द याद है। मैं एक उथली खाई में गिर पड़ा और सिर टकरा गया। दर्द से मेरी चेतना लौटी। मैं चीखता रहा जब तक गांव वाले मुझे ढूंढकर वापस नहीं ले आए। जाकू ने मुझे देखा और धीरे से बोला, पहाड़ियों ने तुम्हें लौटा दिया। मैं उसी दिन खेझाकेनो छोड़कर चला गया। आखिरी रोशनी। 3 साल बाद फेक से खबर आई। खेझाकेनो गांव पूरी तरह खाली हो चुका था। न आंख, न खून, न संघर्ष के निशान। हर घर भीतर से बंद था। गांव के मैदान की घास धूसर और मरी हुई थी। और पहाड़ी रास्ते पर पास के गांवों के लोगों ने बताया कि सूरज ढलते समय एक लालटेन अब भी दिखाई देती है, ऊपर की ओर जाती हुई, जैसे किसी ऐसे गांव में लोगों को बुला रही हो जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। अंतिम शब्द। आज भी जब मैं शाम ढलते पहाड़ी रास्तों से गुजरता हूँ, तो कभी-कभी पेड़ों के बीच कहीं दूर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिख जाती है। मैं कभी उसके पीछे नहीं जाता, क्योंकि नागालैंड की पहाड़ियों में खोए हुए लोगों को रास्ता नहीं दिखाया जाता, उन्हें इकट्ठा किया जाता है।